पूरा आयोजन यहाँ से वहाँ तक, जमशेदपुर से झारखंड तक और झारखंड से पूरी दुनिया तक बहुत भव्य है, ये बार बार महसूस हो रहा है। आज के इस समारोह के मुख्य अतिथि प्रोफेसर पंडा जी, बहुत ही अच्छा लग रहा है पंडा जी को यहाँ पाकर, क्योंकि वे हमारे विश्वविद्यालय के भी हैं, काशी हिंदू विश्वविद्यालय के। और यहाँ आपको इतना महत्वपूर्ण दायित्व मिला है, आपको यहाँ देखकर और आपकी भूमिका देखकर जो समझ में आ रहा है, बहुत सारी बातें सुनकर बहुत अच्छा लग रहा है। सबसे बड़ी बात, एक आत्मीयता का अनुभव हो रहा है, और ये जो बात है वो ऐसी बात है जो दुर्लभ है इन दिनों। सुनते हुए ही इस श्रीनाथ विश्वविद्यालय के संस्थापक के बारे में, उनकी संकल्पना के बारे में और उनके स्वप्न के बारे में जो पता चलता रहा है, अभी यहाँ आकर हम लोगों ने जो महसूस किया, श्री शंभू महतो जी और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती संध्या महतो जी, आप दोनों को मैं प्रणाम करती हूँ, क्योंकि शिक्षा और रोजगार में या रोजगार व्यापार में फर्क मिट रहा है इन दिनों, और ये बहुत चिंता की बात है, क्योंकि शिक्षा केवल एक आजीविका के लिए मनुष्य को नहीं तैयार करती, बल्कि उसकी भूमिका बहुत बड़ी होती है। मनुष्य होने की शुरुआत, मनुष्यता को महसूस करने और उसको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा बनाने की जो बात है वो शिक्षा में होती है, और किसी भी देश का, दुनिया का भविष्य इन बातों से तय होता है। तो आपने जो संकल्पना की है, जो हम तक आई है जिस रूप में, वो ये है कि हिंदी महोत्सव, ये एक बड़ा कदम है, बहुत बड़ा कदम है। और जैसा कि मैं तो बहुत अभिभूत हूँ इनको सुनकर। भैया, आपका नाम क्या है? उदय, सच में उदय हैं, और इनकी भाषा जो है वो इनकी भावनाओं के सामने हाथ जोड़कर खड़ी है। वो बार बार जो चाहते हैं, जैसे चाहते हैं। आजकल अलंकृत तो बहुत लोग बोल लेते हैं, सजा हुआ बहुत लोग बोल लेते हैं, मगर उस सजे हुए में भावनाएं भी रहें, ये मुश्किल होता है। तो उदय ने ये संभव किया है। मैं इनकी बहुत प्रशंसक होती गई, बैठी रही, सुनती रही, और मुझे इतना मेरा ख्याल है कोई भी ऐसा नहीं होगा यहाँ बैठा हुआ जिसके कान इनकी बात की तरफ ना हो। तो उदय ने बताया सबके लिए, आपने संस्थापक के लिए, श्रीमती संध्या जी के लिए, शंभू जी के लिए, युवा हैं शंभू महतो जी, और बहुत से जो देख रहे हैं, हम बहुत सी चीज़ों को देख रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि ये जो जहाज़ तैयार हो रहा है, ये कई सागर पार कर सकता है। तो मुझे अच्छा लगा, और शुरू से ही जब से मुझे यहाँ पर भव्या के द्वारा आने के लिए कहा गया और अनुरोध किया गया, आप सभी जानते हैं कि बहुत दिनों से कहीं आने जाने का समय ठप पड़ा है। बहुत दिनों बाद ट्रेन में चढ़े, और बहुत दिनों बाद ट्रेन की खिड़की से अपने शहर से झारखंड के इस शहर का रास्ता दिखा, और मैं बार बार उसको पोस्ट कर रही थी। तो मुझसे ममता कालिया ने लिख के पूछा, वीडियो बनाती जा रही हो? तो मैंने कहा हाँ। तो ये एक बहुत सुंदर सा रास्ता भी था,
और आज मंच का तो कहना ही क्या है। मैं प्रणाम करती हूँ आप सभी लोगों की इस समारोह में भी और इस विश्वविद्यालय में भी और इस शहर में भी बहुत बड़ी भूमिका है जो बहुत उम्मीद देती है। जो समझ में आ रहा है हिंदी महोत्सव की संकल्पना के भीतर से दिखाई दे रहा है जो कि बहुत सारी चीज़ें होंगी, वाद विवाद होगा, प्रतियोगिताएं ढेर सारी होंगी, नाटक होगा और कोलाज होगा, संगीत होगा, नृत्य होगा, प्रतिभागी होंगे। मेरा ख्याल है प्रतिभागी में बहुत सारे, तो प्रतिभागियों में से बहुत सारे लोग होंगे यहाँ पर। मैंने भी बहुत सारी अपने विश्वविद्यालय में होने वाली बहुत सारी जो ऐसी गतिविधियाँ रही हैं उनकी बहुत उसमें शिरकत की है, भागीदारी की है, अपने छात्र जीवन से लेकर के और नौकरी में जब तक रहे तब तक, और अभी भी जब मौका मिलता है तो मैं उसका हिस्सा होती हूँ। तो मैं जानती हूँ कि क्या चलता रहता है। कोई अपने दोस्तों को लेके आया होगा कि देखना आज मुझे क्या करना है वहाँ, कोई अपने अभिभावकों को लेके आया होगा कि आज का जो मंच होगा वो हमारा होगा, उसको देखने के लिए चलो। तो कुल मिलाकर बड़ा अच्छा लग रहा है। हिंदी भाषा की बात करते हुए अभी हमने जो कुछ अभी मंच से सुना भी, कुछ एक बातें सुनी, उसके संदर्भ में थोड़ी सी बात करना चाहूँगी कि हिंदी की बात करते हुए कुछ बातें खड़ी हो जाती हैं, संदर्भ के रूप में ही नहीं, चुनौती के रूप में भी। एक तो ये कि अंग्रेज़ी है ना, अंग्रेज़ी जो है वो जहाँ खड़ी होती है वहाँ से वो हिंदी को नीचे सिर करके देखती है। तो दरअसल ऐसा है या हम ऐसा सोचते हैं कि अंग्रेजी ऊंची कुर्सी पे बैठी है और हिंदी नीचे वाली कुर्सी पर है, और हमें हिंदी के लिए करना है ताकि वो अंग्रेजी से ऊपर न जाए भले, लेकिन बराबरी वाली कुर्सी पर बैठ सके। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा है ही नहीं। क्योंकि अगर कोई भाषा ऐसी होती है जिसे देश, उसकी संस्कृति, उसकी याददाश्त, उसकी विशेषताएं, उसका भूगोल तैयार करता है, अगर कोई भाषा, और भाषाएं जो इतने तौर तरीकों की हैं दुनिया में, एक ही भाषा से काम दुनिया का नहीं चल रहा है। दुनिया तो खेल रही है एक तरीके से, लेकिन एक ही भाषा से सबका काम नहीं चल रहा है। सबके पास अपनी भाषा है, हर देश के पास। कुछ देश ऐसे जरूर हुए जिनकी भाषा पे शिकन नहीं आई, उन्होंने अपनी भाषा संभाल ली। लेकिन जो नई दुनिया निकली पुरानी दुनिया के भीतर से, उस नई दुनिया में भाषा के सवाल बहुत रहस्यमय भी हैं और बड़े रोचक भी हैं। तो हिंदी वाले सवाल को हम लोग तब अच्छी तरह से हल कर पाएंगे जब हम पूरी दुनिया में उन देशों की भाषाओं के संघर्ष को जानें। भाषाएं मजबूत कौन करता है, भाषाओं को मजबूती कौन देता है। एक बात आई अंग्रेजी के सिलसिले से, वो ये बात थी कि भाई अंग्रेजी तो ज्ञान की भाषा है, और ज्ञान भी कौन सा, विज्ञान की भाषा है। ऐसा तो नहीं है। ज्ञान और विज्ञान की भाषा अंग्रेजी नहीं है। अंग्रेजी पूरी दुनिया में नहीं बोली जाती, और जिस दुनिया में नहीं बोली जाती, जिस देश में नहीं बोली जाती, जर्मनी में नहीं बोली जाती। जर्मनी में अंग्रेजी से काम नहीं चलेगा। ऐसी बहुत सी बातें हैं, बहुत से देश हैं ऐसे जहां आपका अंग्रेजी से काम नहीं चलेगा, लेकिन वो उन्नत हैं। उनके यहाँ शोध हो या प्रगति हो, कुछ भी भाषा के कारण प्रभावित नहीं है। तो ऐसा नहीं है। ये बात दरअसल ये है,
हमारे देश में। और दूसरा जो एक अंतर्विरोध उभरता है, जैसे झारखंड की ज़मीन पर हम खड़े हैं, हमारे देश का एक रंग झारखंड भी है, हमारे देश के कई रंग हैं। तो ये जो बहुलता मूलकता है, वो जो बहुल होना है, कई कई भाषाओं के, बोलियों के जो रूप हैं हमारे देश में, ये कहा जाता है कि हिंदी किसी सबका उपनिवेशन न करने लगे, यानी हिंदी बाकी भाषाओं का गला न दबा दे। क्या होगा बाकी भाषाओं का? ये दूसरी बात कही जाती है हिंदी के संदर्भ से। ये बात भी सही नहीं है, क्योंकि हिंदी जो भाषा है, इस भाषा में हमारे देश की सभी भाषाओं का रंग है, इसकी दुश्मनी नहीं है। अगर इसके लिए सोचा गया, स्वाधीनता आंदोलन के दिनों में हिंदी, ऐसा नहीं है कि हिंदी को कोई राजनीतिक उद्देश्य से खड़ा किया गया, हिंदी को राजनीतिक उद्देश्य से खड़ा नहीं किया गया था। हिंदी को उस उद्देश्य से खड़ा किया गया था कि पूरे देश का एक तार मिलाया जा सके, इसके लिए खड़ा किया गया। लेकिन जिन्हें देश का एक तार नहीं चाहिए, वो तो कोई भी बात करेंगे। एक और बात कही जाती है कि हिंदी, बहुत बार मैं एक छोटी सी घटना का उल्लेख करना चाहूँगी जो मेरे जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में घटित हुई, जब मैंने भी सोचा कि अंग्रेज़ी को नीचा दिखाए बिना मैं अपनी बात कैसे कह सकती। तो ये हुआ कि आपने सुना भी कि हर जगह चीज़ें अंग्रेज़ी में होती हैं। हमारे विश्वविद्यालय में भी ऐसा बहुत बार हुआ, अंग्रेज़ी में। यहाँ तक कि राष्ट्रीय एकता शिविर भी हो रहा है तो सारा संचालन अंग्रेज़ी में हो रहा है, सारी चीज़ें कि साहब ये वो भाषा है जो सब लोग जानते हैं। बहुत से बच्चे, विद्यार्थी सब हक्का बक्का बैठे हैं, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी साहब अंग्रेज़ी तो सबकी भाषा है। और एक तो और भी मसला है कि आप ये कहिए मत कि हमको अंग्रेज़ी समझ में नहीं आती, क्योंकि उसी समय आप जो है कई दर्जा नीचे चले जाएंगे। तो बहुत सी चीज़ें चलती हैं। तो किसी ने कहा कि भाई हिंदी वाले किधर बैठे हैं, तो हिंदी वालों को बुलाओ। तो मैंने पूछा कि चलिए तय हो गया आज की हिंदी वाले भी हैं, कहीं बैठे हैं, लेकिन बाकी जो हैं वो कौन से वाले हैं यही बता दीजिए। यही बता दीजिए कि आप अंग्रेज़ी वाले हैं, जर्मन हैं, क्या हैं आप, वही बता दीजिए। तो उन्होंने कहा आप तो बस। मैंने कहा बस नहीं, ये तो शुरुआत है, आप तय कर लीजिए कि आपको क्या करना है, क्या कहना है आपको। तो ये हिंदी वाले क्या होता है? तो हिंदी की कमतरी के बहुत सारे रंग हैं, बताए जाते हैं, और ये कहा जाता है कि भाई इसके लिए अतिरिक्त स्वाभिमान की ज़रूरत है। तो स्वाभिमान कोई हवा नहीं है जो आपके फुला दी जाएगी तो आप भर जाएंगे, ऐसा नहीं है। उसको महसूस करिए, खुले दिल दिमाग से महसूस करिए कि हिंदी की आपको ज़रूरत क्यों है। किसी भाषा से हिंदी का द्वेष नहीं है, और हिंदी के सवाल पे अगर कोई किसी भाषा को, चाहे वो कोई भाषा हो, दबाने की कोशिश करता है या हिंदी की अतिरिक्त श्रेष्ठता बताने की कोशिश करता है, तो ज़रूर आपत्ति करिए, कहिए कि ये ठीक नहीं है। ये वो बात है जो खंडित करेगी इस बात को कि हिंदी में कोई ताकत है। हिंदी ज्ञान विज्ञान की भाषा, हिंदी में दुनिया के अनुवाद हो रहे हैं। पढ़ा लिखापन अगर हमारे देश में बना रहे तो बड़ा अच्छा होगा, क्योंकि तब आप और कुछ जाने न जाने, अगर हिंदी पढ़ सकते हैं तो आप दुनिया का साहित्य पढ़ सकते हैं। लगातार काम हो रहा है अचरज की तरह, और आश्चर्य होता है बहुत कम दिनों में। हिंदी की आयु ज़्यादा नहीं है, आप तो जानते ही हैं, हिंदी की उम्र ज़्यादा नहीं है, मगर हिंदी ने जिस तरह से अपने को खड़ा किया है। भारतेंदु के समय की हिंदी देखिए, हमारे यहाँ साहित्यकार हुए भारतेंदु हरिश्चंद्र, और जिनको हम लोग अपना पुरखा कहते हैं। उन्होंने स्वाधीनता के लिए
सबसे ज़रूरी बात जो कही वो निज भाषा कही। निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल। और वो ज़माना था जब वो ये देख रहे थे साम्राज्यवाद को चुनौती कैसे मिले। जब ब्रिटिश साम्राज्यवाद सबके गले पर पैर रखकर खड़ा था, उन दिनों भारतेंदु ने व्यंग्य लिखे। अभी भी अगर अंधेर नगरी खेली जाएगी तो अभी भी आपको सत्ता का चेहरा दिखाई देगा कि सत्ताएं कितनी मूर्ख हुआ करती। और उनकी मूर्खता का सबसे बड़ा कारण ये है कि उनको मनुष्य से मतलब ही नहीं, समाज से मतलब ही नहीं, जनता से मतलब ही नहीं। जिस समय किसी भी देश काल में क्या कोई व्यंग्य इतना बड़ा हो सकता है कि वो इतिहास पार करता हुआ चलता जाए? कितनी बार समझ ही नहीं पाए, अंग्रेज आका समझ ही नहीं पाए। उन्होंने सोचा कि ये तो कोई लोक कथा है और उसका राजा है, और वो राजा जो है उसके राज्य में सब सस्ता है ना। टका सेर भाजी, टका सेर खाजा, सब सस्ता है, टका चलता है बस, टका टका टका। और उस टका सेर में जो गुरुजी आए, उनके शिष्य आए, तो उन्होंने कहा भाई यहाँ इतना सस्ता है सब कुछ, लोग इतने दुबले क्यों हैं? जहाँ सब कुछ सस्ता है वहाँ दुबले लोग क्यों हैं? उनको पता नहीं था। तो वो बोले कि हम तो नहीं जाएं। गुरुजी ने कहा भाई चलो, हम तो आगे जा रहे हैं, यहाँ रहना ठीक नहीं है। तो एक शिष्य ने कहा हम नहीं जाएंगे, जहाँ सब इतना सस्ता मिल रहा है वहाँ से हम क्यों जाएं? और वो रह गए और उन्होंने खूब खाया। जनता तो दुबली पतली थी, शिष्य महाराज इतने मोटे हो गए, उनकी गर्दन मोटी हो गई। और एक फैसला आया, एक राजा ने फैसला किया, और वो बहुत रोचक है। उसको नाटक आप लोगों को सबको याद होगा, मगर मैं ऐसे ही बता रही हूँ व्यंग्य की शक्ति बताने के लिए। कि कहा कि भाई जिसकी गर्दन में ये फांसी का फंदा फिट आ जाए, अदालत लगी है ना, वो भी मज़ेदार अदालत थी कि जिसको पकड़ा जाए उसकी गर्दन से फंदा बड़ा निकले, क्योंकि कोई मोटा ही नहीं था उस राज्य में। तो उस शिष्य ही मिला, क्योंकि वो तो खा पी के अघा के पड़ा हुआ था, सुबह उठे खाओ, दोपहर खाओ, शाम खाओ। तो उसके गर्दन में फंदा फिट हुआ। अब सोचिए अगर गुरुजी ना आते तो उस दिन तो उनको फांसी हुई ही थी। तो ये जो व्यंग्य खोजा, वही नहीं, निबंधों में अद्भुत अपूर्व स्वप्न, न जाने कंकड़ स्रोत, ऐसे ऐसे निबंध भारतेंदु ने लिखे। भारतेंदु का नाम लिए बिना हम भाषा के सवाल पे आगे नहीं बढ़ सकते, इसलिए मैंने उनका नाम लिया। तो उन्होंने जिस भाषा को भारतेंदु ने जगह दी, जिस हिंदी भाषा को, उस भाषा में जो सबसे बड़ी बात है कि लोक से उसका संवाद होते रहना चाहिए। भाषा की सबसे बड़ी ताकत उसकी सक्रियता होती है कि वो चलती रहे, उसकी गतिशीलता, उसमें चमक ही, कोई भी चीज़ आप देखिए रुक जाएगी तो खराब हो जाएगी। तो भाषा की चमक बढ़ती रहनी चाहिए। जो लोग ये कहें कि भाई आप ये शब्द गलत बोलते हैं, ये शब्द आप, तो जो व्याकरण सम्मत और फलाना ढिमाका होता है उसकी भी परवाह भाषाएं नहीं करती। और धीरे धीरे होता यह है कि एक टेढ़ा शब्द सीधा होके भाषा में खड़ा हो जाता है। ये जान लीजिए, बहुत लोग बोलेंगे ना। तो इस तरह भाषा जो है वो संवाद करती है, बढ़ती है, गले लगाती है। किसी भाषा में जो दुनिया के जो शब्द हैं जब वो बोलने लगते हैं, अंग्रेजी को ही कहते हैं, अंग्रेजी का जो शब्दकोश है
कभी कभी अंग्रेज़ी को इस तरह भी लाते हैं कि कहते हैं भाई उसका शब्द भंडार बहुत बड़ा है। आपका शब्द भंडार क्यों छोटा है भाई, आप क्यों छोटा रखते हैं, जिसके देश में इतनी भाषाएं हैं और सबके सब चमकदार हैं। आप तमिल भाषा की स्मृति को घटाकर हिंदी को खड़ा नहीं कर सकते, आप उड़िया की स्मृति को घटाकर हिंदी को नहीं खड़ा कर सकते, कन्नड़ की स्मृति को घटाकर हिंदी को देश की भाषा नहीं बना सकते। तो इसका अर्थ ये है कि ये जो हजारों साल की स्मृति है, संस्कृत में, कन्नड़ में, उड़िया में, उर्दू में, ये जो हजारों वर्ष की स्मृतियां हैं, इनको आने दीजिए हिंदी में। कोई शुद्धता मत चलाइए, आने दीजिए, क्योंकि शुद्धतावाद जो है संस्कृति का भी गला घोट रहा है, भाषा का भी घोट देगा। बोलिए आप। भारतेंदु जब लिख रहे थे हिंदी, वो खड़ी बोली हिंदी का वो वाला रूप नहीं था, है ना, वो बन रही थी। फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी आए, थोड़े सख्त आदमी थे, तो उन्होंने सख्ती की कि भाई भाषा ये होगी, और जब वो भाषा होगी तो आप देखिए मैथिली शरण गुप्त कैसे लिख रहे थे, कैसे बेचारे तुक मिलाने के लिए स्लेट और चौक लेकर बैठे रहते थे। तो ये होता है। तो भाषा को जब हम हिंदी की बात करें तो हमें उसके भीतर हजारों साल की स्मृतियों को अगर सुनना है, सौंदर्य को अगर देखना है, तो हमें उसको खुला रखना होगा। इसीलिए मैंने जब यहाँ बात करने के लिए अपना विषय चुना तो साहित्य का ही संदर्भ लिया, क्योंकि साहित्य भाषा की सृजनात्मकता का पोषण करता है ना। और उसका मतलब ऐसा नहीं है कि केवल साहित्यकारों को ही साहित्य चाहिए या उन्हीं के बीच घूमेगा वो साहित्य होगा, ऐसा नहीं है। आपका काम कहाँ चलता है निदा फाजली को गुनगुनाए बिना? किसी का काम चलता है? कोई गज़ल कहे बिना, शेर कहे बिना? आपको लगता है बात पूरी नहीं हुई तो एक शेर कह दिया जाए। तो ये है कि आपकी भाषा में, आपकी बात में वजन कहाँ से आएगा अगर उसमें सृजनात्मकता नहीं होगी। और ऐसे ही सीखते हैं बच्चे। आप अच्छी सुंदर भाषा बोलेंगे तो आपके आसपास के लोग आपको सुनना चाहेंगे। बहुत से लोगों को लगता है कि कुछ लोग तो अनायासी, ज़रूरत नहीं है फिर भी अंग्रेज़ी बोलते हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि उनको सुना जाएगा। मगर आप ज़रा देख लीजिए, क्योंकि भाषा में केवल यही बात नहीं है कि शब्द हैं, ध्वनि है, फलाना है, ढिमाका है, ऐसा तो है नहीं। जैसा मैंने कहा उदय के लिए कि भावना बोलती है, इसलिए सब लोग सुन रहे हैं। तो ये जो हिंदी का संदर्भ है वो बहुत बड़ा है और आपको बहुत साधुवाद है, बड़ा अच्छा लग रहा है। मैं दुआएं दूंगी कि आप इसे करते चले जाएं, हर साल करें और पीढ़ियां इसको इसी तरह याद रखें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का।